नमस्कार। अनादि टीवी की इस दैनिक खास पेशकश में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय देश की सीमा से बाहर का है, लेकिन है पूरी तरह हमारे देश से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ, उन अनेक ग्रंथों से जुड़ा हुआ जिनकी प्रामाणिकता पर किसी ने कभी कोई संदेह नहीं किया। लेकिन आज कुछ राजनीतिक कारण नजर आते हैं जिनके चलते उनके ऊपर संदेह के बादल लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसका इमाम हिंद। यकीनन ये बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शान में कही गई थी। उनके प्रति लोगों की स्वीकार्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अल्लामा इकबाल ये चीज़ लिखते हुए। अब इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हमारा पड़ोसी और किसी समय का हमारा बहुत ख़ास दोस्त रहा नेपाल अब हिंदू राष्ट्र तो रहा नहीं। उस पर वहाँ की मौजूदा हुकूमत चीन के बहुत करीब है। यहाँ चीन वही देश जिसके साथ गलवान घाटी को लेकर इस वक्त भारत का बहुत भीषण विवाद चल रहा है। इसी चीन के बहुत नज़दीक है नेपाल की आज की हुकूमत, बल्कि विचारधारा से लेकर काम करने के तरीके में भी नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन की तरफ झुकने को ही तवज्जो देते हैं, प्रधानता देते हैं। कई वजह हैं जिनसे ओली की कुर्सी इन दिनों डगमगा रही है। शर्मा को ये डर सता रहा है कि किसी भी समय उनकी सत्ता का सूरज डूब सकता है। बचाव के लिए शर्मा इधर से उधर हाथ पैर मार रहे हैं। खबर तो ऐसी भी है कि वो नेपाल में इमरजेंसी लगाकर विरोधियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश में हैं। इसीलिए उन्होंने बीच में आला स्तर पर कई वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन शायद उनकी दाल गल नहीं सकी है, क्योंकि नेपाल में विरोधी दल पूरी ताकत से ओली को पद से हटाने के लिए मुहिम चलाए हुए हैं। इस सब के बीच ओली ने भगवान राम को नेपाल का बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका ये भी कहना है कि अयोध्या जो राम की नगरी है और जो भारतवर्ष के फैज़ाबाद ज़िले में है, वो अयोध्या भी नेपाल में ही थी। हम बता दें कि फैज़ाबाद ज़िले का नाम भी अब अयोध्या किया जा चुका है। जहाँ पर स्थित भगवान राम का मंदिर जो निर्माणाधीन है, जहाँ पर स्थित भगवान राम की तमाम निशानियाँ आज भी करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का प्रतीक हैं। अब इसी अयोध्या को ओली ने नेपाल का बता दिया है, नेपाल में उसका होना बता दिया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में जो अयोध्या है वो नकली है। जाहिर है कि इस बयान से राम को मानने वालों के बीच दुख और गुस्से का माहौल है। ओली भी शायद यही रिएक्शन चाहते थे, क्योंकि चीन की गुड बुक में बने रहने के लिए उनका ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और चीन के लिए तो सारी दुनिया ही जानती है कि वहाँ की साम्यवादी सरकार धर्म की अवधारणा से नफरत करने की हद तक असहमति रखती है। लेकिन ओली ने राम से जुड़ा ऐसा विचित्र प्रसंग क्यों छेड़ा है? इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? इसी बात की पड़ताल हम आज करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद से हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा
वाल्मीकि आश्रम दिया र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित अयोध्या यहाँ छँदैछ अहिले पनि र घर माइती यति छिटो छिटो अयोध्या यहाँबाट हुन सक्दैन त्यो यहाँ वीरगञ्जको छेउमा भएको हुनाले त्यहाँबाट जानुको सजिलो छ त्यहाँबाट वाल्मीकि आश्रम सजिलो छ पछि सीतालाई रामले अयोध्याबाट ल्याएर वाल्मीकि आश्रममा त्यत्रो दिन लगाएर छोडेको होइन जङ्गलमा यसो पत्थर गरेर जङ्गलमा छोडिदिनेहरूलाई भनेका ठाउँमा। भानुभक्त आचार्य नेपाल में आदि कवि के रूप में सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। सन 1814 से 1868 तक के जीवन काल में उनकी तमाम उपलब्धियों में से एक बहुत खास रही वह यह है कि भानुभक्त ने रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया। उनसे पहले तक कोई भी किसी भी और भाषा में रामायण का अनुवाद तैयार नहीं कर सका था, लेकिन भानु ने कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके ही जन्मदिन पर रामायण के पात्र और स्थान को लेकर राजनीति शुरू कर दी जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भानुभक्त के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भगवान राम नेपाल में पैदा हुए थे। अयोध्या भी भारत की बजाय उनके ही देश में थी। भारत में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यूं तो हमारे देश में भी इस तरह की विवादित बातें पहले कही जा चुकी हैं। सीनियर वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम के अस्तित्व का कोई सबूत मौजूद नहीं है। यानी सिब्बल ने मर्यादा पुरुषोत्तम के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा दिए थे। तमिलनाडु से जुड़े एक अदालती मामले में कांग्रेस की उस समय वाली केंद्र सरकार ने भी राम सेतु के काल्पनिक यानी इमेजिनरी होने की बात कही थी। अब ओली भी अजीब सी बात लेकर प्रकट हो गए हैं। उनके कथन पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूँ। सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ऊट पटांग बयान ओली की यूएसपी बन गए लगते हैं। बीते साल उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि नेपाल ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर लिया है, जबकि हकीकत यह थी कि उस देश की कंपनी एक ठेठ सामान्य क्षमता वाले कंप्यूटर का दूसरे देशों से मंगाए गए पार्ट्स के जरिए निर्माण कर रही थी। कंपनी ने इसे सुपर कंप्यूटर का नाम दिया था, जिस पर ओली ने बगैर सोचे समझे ही अपने देश का दावा कर दिया था। बीते मई में उन्होंने एक और बेतुकी बात कही। बोले कि कोरोना का भारत वाला वायरस चीन और इटली के वायरस के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो नेशनल असेंबली में तो यह तक कह दिया था कि यदि कोई कोरोना संक्रमित गर्म पानी पीकर छींक दे तो इसका वायरस उसके शरीर से बाहर चला जाएगा। जाहिर है कि ओली अपनी बोली के मामले में किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की बजाय मस्खरे अधिक दिखाई देते हैं। राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। दरअसल धार्मिक आस्था को लेकर ऐसी बात कहते हुए ओली ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। चीन को खुश करना उनकी पहली कोशिश है। चीन धर्म के इतना खिलाफ है कि उसने अपने यहाँ रह रहे उइगर मुसलमानों के धार्मिक नाम रखने तक पर रोक लगा रखी है। ऐसे में गलवान को लेकर चल रहे विवाद से खफा चीन को ओली ने साधने का प्रयास किया है, लेकिन उनका इससे भी बड़ा एक हिडन एजेंडा है। ओली की चीन की गुलामी करने जैसी नीतियों से नेपाल की ज्यादातर जनता नाराज बताई जाती है। ओली को शायद यह उम्मीद है कि राम को लेकर उनके विवादित बयान से भारत में उनके देश के खिलाफ गुस्से का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन होगा, जिसकी प्रतिक्रिया में नेपाल की जनता उनके साथ आ खड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा।
ओली के कहे का उनकी सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है और यह दांव नेपाली प्रधानमंत्री पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। जब कोई ड्रैगन की दोस्ती में दीवाना हो जाए तो फिर उसका भी मुंह से आग उगलना तय बात है। भारत के पड़ोसी देश के पीएम ने जो मुंह में आया वह कह तो दिया, लेकिन वह शायद यह भूल गए कि इसका 2 देशों के बहुत पुराने संबंधों पर कितना बुरा असर हो सकता है। नेपाली प्रधानमंत्री के इस बयान में दूर दूर तक कोई सबूत तो दूर, किसी तथ्य की परछाई तक नजर नहीं आती है। जानकार उनके इस कथन पर जो सवाल उठा रहे हैं, उनमें से किसी का भी जवाब ओली के पास शायद ही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सुना आपने ओली ने क्या कहा और आपने ये भी सुना कि उसके खिलाफ भारत में कैसी प्रतिक्रिया हो रही है। हम क्षमा चाहते हैं कि किसी तकनीकी वजह से हम आपको ओली के बयान का हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद नहीं दिखा सके, लेकिन जो उन्होंने कहा था उसका सीधा सीधा सा मतलब यही था कि भगवान राम मूलतः नेपाल के थे, उनके भारतीय होने की बात कहा जाना गलत है। अयोध्या नेपाल में ही थी, भारत में जिस अयोध्या के होने की बात की जाती है वो असली नहीं है। ओली ने एक अपना दांव चलने की कोशिश की और अभी तक जो नज़र आ रहा है उसमें लग रहा है कि वो खुद मुश्किल में पड़ते चले जा रहे हैं। इस बयान पर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी है। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने भी उनसे कहा है कि वो अपनी बातचीत में संयम बरतें ताकि भारत के साथ रिश्ते और ख़राब न होने पाएँ। ये टाइमिंग बड़ी अजीब सी है इन चीज़ों की, क्योंकि ओली ने बात ऐसे समय कही है जब सीमा पार से नेपाल भी लगातार भारत के विरोध में गतिविधियां संचालित कर रहा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल की सीमा से आए कुछ पुलिस वालों ने एक भारतीय को गोली मारकर जान ले ली थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव है। हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि भारत में रह रहे नेपालियों और नेपाल में रह रहे भारतीयों के व्यवहार पर या उनके साथ वहाँ होने वाले ट्रीटमेंट पर इस घटनाक्रम का कोई विपरीत असर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ओली ने जो बात कही है उसे नज़रअंदाज आसानी से नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस मसले पर हम बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट प्रभु पटेरिया जी से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी रत्नाकर जी। प्रभु जी, नेपाल की वामपंथी सरकार के चीन के बहुत ही मुरीद माने जाने वाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी आपने सुना और आपने ये भी सुना कि किस तरीके से लोगों ने उनके इस कथन को रिएक्ट किया है। खुद नेपाल में भी कई लोग उनके इस कथन का विरोध कर रहे हैं। और प्रभु जी, सबसे ख़ास बात ये अभी तक नज़र आ रही है कि नेपाल में व्यापक तौर पे तो दूर, मतलब एक ठीक ठाक स्तर पर भी ओली के इस बयान को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि ओली ने इस तरीके की बेतुकी बात कही है? देखिए रत्नाकर जी, ओली का जो प्रादुर्भाव है वो आप याद कीजिए कि जब पहली बार आए थे तो जब नेपाल में राजवंश खत्म हुआ, जब नेपाल का संविधान बदला, वो जो हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, उसके बाद जो सरकार आई तो वो ओली आए थे सरकार लेकर कम्युनिस्ट पार्टी से। पहली बार नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। वो जब सरकार चला ही रहे थे तो एक विवाद खड़ा हो गया था मधेसियों का। मधेसियों के विवाद में भारत ने मधेसियों का पक्ष लिया। भारत से जो नेपाल में जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए, वहाँ सामान जो जाता था वो तमाम चीज़ें बंद कर दी गई। इससे नेपाल में एक विरोध, भारत विरोधी लहर पहली बार दिखाई दी नेपाल में। इसके पहले नेपाल को भारत का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि यदि हम भारतवर्ष की जो अखंड भारतवर्ष की जो कल्पना है उस पर जाएं तो नेपाल भी भारतवर्ष का ही हिस्सा था। और जनकपुर जो है, जिसकी बात वो अभी ओली भी कर रहे थे जनकपुर की, तो जनकपुर मिथिला की राजधानी थी और मिथिलांचल जो है बिहार का हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा बिहार में है। और यदि हम और उसको बड़े रूप में देखें, मिथिला का जो पुराना स्वरूप है विदर्भ,
तो विदर्भ और भारत के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था। और यदि हम इसको और आगे तक जाएं, चाणक्य काल तक जाएं, तो जो महापद्म नंद हैं, उन जो मगध के राजा थे, उनने मिथिलांचल को जीत लिया था और अपने में समाहित कर लिया था। जनकपुर भी फिर उस दौर में मगध राज्य का हिस्सा था। तो ऐसे वो चूंकि भारत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, भारत का ही हिस्सा रहा है किसी ज़माने में। अब वो कालांतर में वो नेपाल एक अलग राष्ट्र हो गया, वहाँ की राजशाही थी, वो शुद्ध हिंदू राजा थे, भगवान की तरह वो पूजे जाते थे, राम का अवतार उनको माना जाता था और वो बाकायदा अयोध्या आकर पूजा पाठ भी करते रहे। तो अब यदि ओली को वहाँ पर स्थापित होना है, जो भारत विरोधी लहर जिस दम पर वो दोबारा सत्ता में आए थे, अब चूंकि फिर एक चुनाव करीब है, वो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, तो स्वाभाविक तौर पर चीन का साथ उनको मिल रहा है। और दूसरा, उनको भारत विरोधी लहर पर फिर सवार होना है, क्योंकि आगे चुनाव में जाना है, तभी वो वहाँ पर नेपाल में फिर से सत्ता में आ सकते हैं। उसके बिना उनका वहाँ पर वजूद नहीं। तो देखिए रत्नाकर जी, क्या उन्होंने लगातार कदम उठाए। जब गलवान घाटी का मामला चल रहा है चीन को लेकर भारत का, उस दौर में उनने भारत के कुछ हिस्से को अपना एक नक्शा जारी करके भारत के काला पानी और वगैरह कुछ हिस्से को अपने में शामिल कर लिया। जैसा अभी आपने बताया, बहराइच में ही उनने नेपाली सैनिकों ने पहली बार मारपीट की, एक की जान चली गई। नेपाल से भारत के संबंधों को लेकर खटास बुरी तरह से आनी शुरू हो गई। नेपाल लगातार एक जो चीन का एक कॉन्सेप्ट है कि एक टेरिटरी वन रोड वाला, उस कॉन्सेप्ट का वो सपोर्ट कर रहा है, भारत उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उससे भारत की सीमाएं प्रभावित होंगी। चीन की सेना बहुत तेज़ी से भारत तक आ सकती है। तो ये तमाम जो नेपाल जो कदम उठा रहा है, वो कहीं ना कहीं चीन को खुश रखने के लिए कदम उठा रहा है। ओली भारत विरोधी लहर एक नेपाली लोगों में जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर वो प्रयास कर रहे हैं। और राम पर जो उनका जो दावा है, वो भी उसी का एक हिस्सा है। चूँकि सीता जनकपुर की थी, जानकी कहा जाता था उनको, वो स्वाभाविक तौर पर स्थापित सत्य है कि जनकपुर की थी। वो चाहते हैं राम जो एक आस्था का प्रतीक है नेपाली लोगों का, बहुसंख्यक नेपालियों का, वो भी उनकी तरफ चला जाए, उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो, उसको लेकर भारत में, जैसा अभी आप भी कह रहे थे, भारत के लोग विरोध जताएं, जिस तरीके का प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि नेपाली जो जनता है वो अपनी सरकार के प्रति या ओली और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति ज़्यादा आसक्त होगी, उसका फ़ायदा उनको आगे जाकर मिल सकता है। लेकिन ये दांव उनका थोड़ा सा असफल हो गया, क्योंकि सारे प्रमाण जो हैं अयोध्या को लेकर, राम को लेकर कि सरयू के किनारे राम भगवान का जन्म हुआ था, जिस तरीके से नेपाली रामायण में भी उल्लेख है, उसमें भी सरयू का उल्लेख है कि राम की नगरी अयोध्या सरयू के किनारे पर स्थित थी। तो उसको क्या सरयू, अब वो हो सकता है आगे कुछ दिनों बाद कहें कि कोई और नदी है, वो सरयू उसको घोषित कर दें। तो चूँकि उनको चुनाव जीतना है, उनके जो अपने लाभ शुभ हैं, उनको चीन से आर्थिक मदद चाहिए लगातार अपनी सरकार चलाने के लिए, उस तमाम जो उनकी मजबूरियाँ, उसके तहत वो ये दांव चल रहे हैं। प्रभु जी, एक आपने बहुत अच्छी बात की तरफ हमारा ध्यान दिलाया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र की बजाय धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। ये जो एक चीज़ है और ये जो मौजूदा घटनाक्रम है, इसको लेकर भी मुझे लगता है एक सवाल ये बनता है कि धर्मनिरपेक्षता के जो हमने कई मामले देखे हैं, और बहुत ही पवित्र कंसेप्ट है, ये बहुत ही महान कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है पिछले लगातार कई समय से? और दुर्भाग्यवश भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू धर्म के ही किसी प्रतीक, किसी महापुरुष या किसी मान्यता को निशाना बनाया जाता है। देखिए रत्नाकर जी, धर्मनिरपेक्षता का सीधा सीधा मतलब है, उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, अल्पसंख्यकवाद। अब जब किसी को अल्पसंख्यक कहते हैं या अपने परिवार का कोई बच्चा कमज़ोर है, शारीरिक तौर पर कोई अशक्त है, तो उसके प्रति माँ बाप का, परिवार के बाकी लोगों का ज़्यादा ध्यान होगा, वो ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसकी जो परेशानियाँ उसको ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा सुविधाएं उसके लिए जुटाएंगे। बनिस्बत की जो सामान्य बच्चा है उसको देखते, लगभग वही स्थिति है अल्पसंख्यकवाद की, कि ये उम्मीद की जाती है कि बहुसंख्यक जो हैं वो अल्पसंख्यकों का हित देखेंगे, उनकी हर चीज़ों को समझेंगे, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी सरकारी स्तर पर भी, और वहीं से ये फ्रैक्शन शुरू होता है। यदि धर्मनिरपेक्ष है तो सभी के प्रति सरकार को धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए, फिर वो किसी एक धर्म विशेष के लिए वो सुविधा दे और दूसरे धर्म को वो ना दे। ये तमाम जो नीतियां हैं, ये नीतियां नहीं होनी चाहिए। एक समान नीति हो तो शायद उस स्थिति में ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी तुलना में तो पाकिस्तान जैसा कर देना चाहिए किसी भी देश को, कि पाकिस्तान में जो अपनी नीति है वो अपनाए, कि वहाँ देखिए उनकी सरकार ने यदि मंदिर बनाने का निर्णय लिया तो वहाँ के जो कट्टरपंथी है वो उसके खिलाफ खड़े होगा, सरकार को अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम तरीके हैं। तो सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि संविधान सम्मत जो प्रक्रिया है, धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल पवित्र भावना है, ये होना चाहिए। उसका पालन यदि है तो उसको वास्तव में धर्मनिरपेक्ष के ढंग से हो, तमाम सुविधाएं आप दीजिए, लेकिन किसी धर्म विशेष को एक तरजीह न दी जाए
कि जिससे दूसरे वर्ग नाराज हो। ये स्थितियां ऐसे बिगड़ती दिखाई देती हैं। और इसमें प्रभु जी एक हम जो और बड़ा विचित्र सा फैक्टर देख रहे हैं, हालांकि ये हमारा एक्यूजेशन नहीं, आरोप नहीं है, लेकिन एक ही फैक्ट है कि जहाँ जहाँ इस तरीके की घटनाएं होती हैं धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, उन्हें करने वाले या उन्हें समर्थन देने वाले या उन्हें प्रश्रय देने वाले अक्सर वामपंथी विचारधारा के ही लोग होते हैं। ये क्या अजीब सा गणित है, या कोई एक मानसिकता है, या कोई बहुत ही सोचा समझा गेम है जिसे कई लोगों के जरिए मिलकर आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है? रत्नाकर जी, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रादुर्भाव जो हुआ वो किसी भी धर्म को, किसी भी सत्ता को ना मानने का था। वो मजदूर वर्ग की आवाज़ को लेकर आए थे कि एक समान कानून हो जिसमें किसी की कोई संपत्ति ना हो, सबका बराबर बंटवारा किया जाए, एक समानता का सिद्धांत जो लेकर आए। जैसे हम कहें कि आज दीनदयाल उपाध्याय का जो है अंत्योदय का नारा है, या कांग्रेस का गरीब का नारा है, उस तरीके का एक उनका अपने एक कॉन्सेप्ट था जिसको लेकर आए थे कि समानता के सिद्धांत को लेकर। लेकिन वो जब सत्ता में आए तो शायद वो चीज़ें बदल गई हैं उनकी तमाम जगह। तो आप देखिए कि रूस से कम्युनिस्ट शासन ही खत्म हो गया, अब केवल चीन में बचा हुआ है, वहाँ पर भी खासा विरोध हो रहा है। तो चीन के कम्युनिस्ट शासन की जो परेशानियाँ वो तो अपनी जगह हैं। भारत जैसे देश में ये कम्युनिस्ट पार्टी अपना प्रभाव भी धीरे धीरे खोती जा रही है। उसको यदि अपना वजूद बनाना है तो उसको केवल और केवल धार्मिकता पर चोट करनी होगी। लोगों के धर्म की भावना को ख़त्म करके ही वो अपने आप को वजूद को साबित कर पाएंगे। प्रभु जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल था, और वो ये कि जो हमारा प्रोग्राम असंख्य दर्शक देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सभी के मन में ओली के कथन को लेकर किसी न किसी प्रकार का रिएक्शन आ रहा होगा। और जो स्थितियाँ दिख रही हैं उससे लगता है कि काफ़ी संख्या में हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो ओली के इस कथन से भीतर ही भीतर उबल रहे होंगे, गुस्सा महसूस कर रहे होंगे, उनमें से कुछ ने गुस्सा दिखाना भी शुरू कर दिया है। हम आपसी बातचीत के ज़रिए हमारे दर्शकों को इस मामले में हमें क्या सलाह देनी चाहिए कि उन्हें अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वरूप इस मसले पर कैसे सकारात्मक लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से रखना चाहिए कि उनकी बात तक कन्वे हो जाए, लेकिन वो सकारात्मक प्रतिक्रिया रहे और उसका कोई ऐसा असर ना हो जैसा ओली चाह रहे हैं? क्या होना चाहिए ये? देखिए रत्नाकर जी, समाज में कोई कहना नहीं चाहिए, चूँकि हम किसी देश के राष्ट्र प्रमुख की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मंदबुद्धि है, कोई कुछ बात कर देता है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं लोग। तो उस तरीके से यदि ओली ऐसा कह रहे हैं कि सबको पता है कि जो स्थापित सत्य नहीं है वो चीज़ें वो फ्लोर पर ला रहे हैं, तो उसको नेगलेक्ट कर देना चाहिए। उनको जितना आप तवज्जो देंगे उतना ही वो फिर नया बयान देंगे, उतना ही इसके समर्थन में कुछ लोग खड़े होंगे, कुछ उसके विरोध में खड़े होंगे। तो ऐसे मामलों पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं समाज को। और खासकर भारत और नेपाल के संबंध यदि देखें, जैसा पैकेज में भी आपने बताया और आपने भी कहा कि जो नेपाली मूल के बहुत सारे लोग हैं वो भारत में रहते हैं, भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं वो नेपाल में रहते हैं। दोनों देशों का आपस में बड़ा घनिष्ठ नाता है। हम पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा करने नेपाल जाते हैं क्योंकि वो मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक वहाँ है। वहाँ के लोग राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं, वो पूजा राम की करते हैं। दिवाली वो मनाते हैं, दिवाली हम मनाते हैं। दशहरा वो मनाते हैं, दशहरा हम मनाते हैं। होली वो मनाते हैं, होली हम मनाते हैं। दोनों की संस्कृतियाँ एक हैं, सीमाएँ बदल गई हैं राष्ट्र की। तो जब हमारे इतने वर्षों का सदियों के संबंध हैं आपस के, तो उसको देखना चाहिए। और किसी एक व्यक्ति के कहने पर उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यदि 3 गांव उनने ले लिए हैं, उसको लेकर हम गठान बांध लें कि अब वो हमारा राम को भी छीन लेंगे, तो राम को कोई किसी के धर्म को, कोई किसी की आस्था को नहीं छीन सकता, चाहे राम की बात हो या किसी और धार्मिक आस्था की बात हो। आस्था सबकी अपनी होती है, जहाँ पर उसकी श्रद्धा है वो वहाँ जाएगा। यदि ओली को श्रद्धा है तो वहाँ पर जहाँ जिस गाँव में कह रहे हैं वहाँ पर राम के अवशेष खोज लें, वहाँ पर प्रमाण खोज लें, वो स्थापित करें उस चीज़ को कि वाकई में वो जगह है वहाँ पर। लेकिन वो ऐसा साबित कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं फैक्ट वहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें उनको भी अपने बयान में संभलना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष हैं किसी देश के, उनको भी बयान संभल कर देना चाहिए। और उस पर किसी भी नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देने का जो काम है जनता का, वो बहुत सोचा समझा होना चाहिए। हमको एकदम भावनाओं में तुरंत बहकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि राजनेता हो या कोई भी व्यक्ति ऐसे हों जो बयान देते हैं, वो अपने लाभ शुभ को ध्यान में रखकर बयान देते हैं। जी प्रभु जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही बात कही वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभु पटेरिया जी ने कि वास्तव में इस किस्म की बयानबाजी को जो सिरे से फिजूल नज़र आती है, जो सिरे से बेसिर पैर की बात नज़र आती है, उसे नज़रअंदाज करने में ही समझदारी है। शांति के लिहाज से, दो देशों के बीच ताल्लुकात के लिहाज से और दोनों देशों के इधर उधर रह रहे नागरिकों के सुख चैन के लिहाज से ज़रूरी यही है कि केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं
और जिन्होंने कहा है कि भगवान राम मूलतः नेपाल के थे, अयोध्या मूलतः नेपाल की थी, उनकी इस किस्म की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पर रिएक्ट करेंगे, यदि इस पर हम कोई एक उग्र प्रतिक्रिया देंगे तो हम वही करेंगे, हम ओली को वही थाली में परोस कर देंगे जो वो चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए वो नेपाल की हुकूमत में अपना और वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंटिन्यूटी वहाँ पर दर्ज कराना चाहते हैं। खैर, भारत की ज़मीन हड़पने की लगातार चालें चलता चीन, सीमा पर से आतंक फैलाने की फिराक में हमेशा रहने वाला पाकिस्तान और अब करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते नेपाल के प्रधानमंत्री, क्या ये कोई जहरीला त्रिकोण है जो भारत के खिलाफ हर संभव बुरी कोशिशें कर रहा है? ओली का चीन के लिए माई बाप वाला भाव है। यही हालत पूरी दुनिया में तेज़ी से अकेले पड़ते चीन की है। मज़े की बात यह कि नेपाल और पाकिस्तान के सरपरस्त चीन को भारत ने ही उसकी हद में रहने पर मजबूर कर दिया है। इसके चलते देश की सीमा पर तो शांति हो गई, लेकिन ओली ने शालीनता की सीमा रेखा का उल्लंघन कर एक नए विवाद को जन्म देने की बचकाना कोशिश कर दी है। ये प्रयास उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल प्रधानमंत्री उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर ये सब कह गए हैं जिन राम के भारतीय होने और भारत में ही बसी अयोध्या का होने की बात पर नेपाल के भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं। ओली का अपना एक हिडन एजेंडा है। उन्होंने राजनीति में धर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी सियासी चाल के लिए उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जो करोड़ों अरबों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक हैं। ओली की ये चाल फिलहाल कामयाब होते नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी इस बात को तो सवाल उठता है कि क्यों कर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए कोई भी कोशिश कर ली जाए, बल्कि इसको षड्यंत्र कहा जाए तो भी शायद यह गलत नहीं होगा। ओली ने कोशिश की है, उस कोशिश के पीछे षड्यंत्र छुपा हुआ दिखता है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने पहले आपसे कहा, इसके लिए हमारी प्रतिक्रिया शांत होनी चाहिए। इसके लिए हमें कोई उग्र या हिंसक प्रतिक्रिया का सहारा नहीं लेना चाहिए। यही दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा हितकारी कदम होगा। तो आज की बात यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में किसी और विषय पर आपसे चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।